जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी मित्रों का हिंदी व पचौरी सर चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक लिपि है। लिपि को हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। आपको प्रत्येक बिंदु ध्यान से देखना है और सुनना है, तो आपको यहाँ लिपि का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ लिपि से प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि मित्रों, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने जाना कि भाषा की शुरुआत मौखिक रूप से होती है और किसी भी मौखिक रूप को स्थायी रूप, क्योंकि मौखिक रूप कैसा होता है, अस्थायी, और इस जब मौखिक रूप को स्थायी रूप प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ हमने लिपि का आविष्कार किया, लिपि को जाना। मित्रों, जिस प्रकार एक आत्मा जब शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वह शरीर रूपी माध्यम से सभी को दिखाई देती है। आत्मा अदृश्य है, लेकिन जब वह शरीर में प्रवेश करती है तो वह दृश्य हो जाती है। इसी प्रकार भाषा मौखिक होती है, सिर्फ श्रव्य है, अर्थात सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वह लिपि रूपी शरीर में प्रवेश करती है तो वह दिखाई भी देती है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाए होंगे। हम अब लिपि के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में दो शब्दों के माध्यम से लिपि, लिपिकर आदि रूप में उल्लेख मिलता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो लिपि का अर्थ होता है मित्रों चिन्ह, अर्थात किसी भाषा की ध्वनियों को, ध्वनि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब इन ध्वनियों को चिन्ह प्रदान कर दिए जाए तो वह दृश्य रूप में हमें दिखाई देती है। तो किसी भाषा की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह संकेत प्रयोग करते हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी आप देख सकते हैं कि प्रत्येक भाषा, चूंकि विश्व में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, तो यहाँ दूसरी परिभाषा में यही बताया गया है कि प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। अर्थात अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि हो सकती है। जैसे हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तमिल और कन्नड़, इन सभी में का रूप अलग अलग प्रकार से बनाया गया है। हिंदी में का कुछ इस तरीके से है, बांग्ला में यहाँ रूप इसका अलग है, पंजाबी में कुछ इस प्रकार से है, तमिल में आप देखें, और कन्नड़ में, यानी कि प्रत्येक भाषा में अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। तो भाषा मौखिक रूप में कई प्रकार से अलग अलग स्थानों पर प्रयोग की जाती है। विश्व में लगभग 3 से 4 हजार भाषाएं बोली जाती हैं और इनका स्वरूप जो है सिर्फ मौखिक रूप में मिलता है। लेकिन इन 3 से 4 हजार भाषाओं में से सिर्फ 300 से 400 भाषाएं ही लिखित रूप ग्रहण कर पाई हैं। अर्थात आज भी वर्तमान में कई ऐसी भाषाएं हैं जिन्होंने लिपि का रूप ग्रहण नहीं किया, वह सिर्फ मौखिक रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। और जो भाषा लिखित रूप ग्रहण नहीं कर पाती वह विलुप्त हो जाती है, धीरे धीरे वह विलुप्त की ओर अग्रसर हो जाती है। इसलिए भाषा का लिखित रूप होना आवश्यक है। यहाँ इन 400 भाषाओं को लिखने के लिए कितनी लिपियों की आवश्यकता पड़ी या कितनी लिपियों का प्रयोग किया जाता है, तो 40 लिपियों के माध्यम से इन 400 भाषाओं को प्रकट किया जाता है। इन 40 लिपियों को लिखने के लिए भी सिर्फ कितनी लिपि पद्धति प्रचलित हैं, 4 लिपि पद्धति। कौन कौन सी हैं? इन 4 लिपि पद्धति में पहली लिपि है चित्रलिपि पद्धति, अर्थात जहाँ चित्रों का प्रयोग किया जाता है उसे चित्रलिपि पद्धति के अंतर्गत रखा गया। तो चीनी भाषा में चित्रों के माध्यम से ही भाषा को लिखा जाता है। और यहाँ कितने चित्र का प्रयोग किया जाता है? लगभग 30,000 चित्रों के माध्यम से चीनी भाषा लिखी जाती है। दूसरी पद्धति है संश्लिष्ट लिपि पद्धति, अर्थात इसके अंतर्गत हम अरबी भाषा, और अरबी भाषा से ही उर्दू फारसी भाषाओं का उदय हुआ है, तो इनको हम संश्लिष्ट लिपि पद्धति के अंतर्गत देखते हैं। अरबी भाषा में वर्णों को एक अलग क्रम में लिखा जाता है, इसलिए इसे संश्लिष्ट लिपि पद्धति के अंतर्गत रखा गया है। अलग क्रम से आशय है यहाँ पर कि इसे अलग अलग इनके वर्णों का प्रयोग एक दूसरे से दूर दूर किया जाता है और अंतिम वर्ण ही पूरा लिखा जाता है। तो इसको लिखने की पद्धति के आधार पर इसे संश्लिष्ट लिपि पद्धति के अंतर्गत रखा गया है। तीसरी लिपि पद्धति है ध्वन्यात्मक लिपि पद्धति, जिसके अंतर्गत हम अंग्रेजी भाषा एवं पश्चिम यूरोप की भाषाओं को रखते हैं। यहाँ अंग्रेजी भाषा को ध्वन्यात्मक लिपि के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि यहाँ स्वर और व्यंजन को जब हम प्रयोग करते हैं तो यह अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं।
अर्थात जब हम आक्षरिक लिपि पद्धति की बात करते हैं तो यहाँ स्वर और व्यंजन एक दूसरे से मिलाकर प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात का के साथ जब आ का प्रयोग किया जाता है तो का और आ अलग अलग ना लिखकर आ की मात्रा का प्रयोग का के साथ किया जाता है, अर्थात एक दूसरे में मिल जाते हैं, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। यहाँ स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग ही लिखा जाता है, इसलिए इसे ध्वन्यात्मक लिपि के अंतर्गत एवं हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा आदि भाषाओं को अक्षरिक लिपि के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं सबसे प्राचीन लिपि की, तो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि कीलाकार लिपि मानी गई है, जो कि 5000 ईस्वी पूर्व प्राप्त हुई। इसे हम सुमेरियाई सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता से मानते हैं। और यह सभ्यताएं वर्तमान में जो कौन सा क्षेत्र है, तो वर्तमान में तुर्की और ईरान वाले क्षेत्र को हम इस सभ्यता के रूप में देखते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम सबसे प्राचीन लिपि मान सकते हैं, लेकिन इसे वर्तमान तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब शुरुआत करते हैं मित्रों कि यहाँ पढ़ी जाने वाली लिपि, भारत की सबसे प्राचीन लिपि मानी गई कौन सी लिपि थी वह, तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि मानी गई ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में ही हमें शिलालेखों में एवं प्राचीन जो संस्कृत है इसी लिपि में लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और भारत की सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। ब्राह्मी लिपि के आप कुछ चिन्ह देखें कि ब्राह्मी लिपि में आ कुछ इस प्रकार बनाया जाता है और का कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। इसके बाद हम आगे चर्चा करें तो भारत में जो लिपियां विकसित हुई इन्हीं ब्राह्मी लिपि से हुई, लेकिन भारत में इस ब्राह्मी लिपि को दो शैलियों में बांटा गया, उत्तर शैली एवं दक्षिण शैली। और इन दोनों शैलियों से जो लिपियों का विकास हुआ उसे भारत की लिपि कहा गया। यहाँ उत्तर शैली से जो विकसित लिपि हुई उन्हें उत्तरी शैली के अंतर्गत रखा गया और जो दक्षिण शैली से विकसित हुई उन्हें दक्षिण शैली के अंतर्गत रखा गया। पहले हम उत्तरी शैली के अंतर्गत विकसित लिपियों को देखते हैं। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि जो कि 350 ईस्वी में मानी गई, यहाँ से तक 350 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी तक, तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि का समय 350 ईस्वी तक माना गया। इसके बाद जो लिपि विकसित हुई वह थी गुप्त लिपि। गुप्त लिपि का समय 400 ईस्वी माना जाता है, गुप्त साम्राज्य के समय इसका विकास किया गया। इसके बाद जो इसका रूप परिवर्तन होके इसका नाम हुआ सिद्ध मातृका लिपि और सिद्ध मातृका लिपि का परिवर्तन होके आगमन आई कुटिल लिपि। कुटिल लिपि का समय 700 ईस्वी माना गया और इसे दो भागों में बांटा गया, नागरी और शारदा। शारदा लिपि को हम देखते हैं कि किन लिपियों का विकास हुआ, तो शारदा लिपि से कश्मीरी, गुरुमुखी और लहंदा लिपि विकसित हुई। वहीं नागरी लिपि को दो शाखाओं में बांटा गया, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। इस नागरी के पश्चिमी शाखा से ही देवनागरी लिपि का आगमन माना जाता है। इसके अलावा राजस्थानी, गुजराती आदि लिपियों का आगमन हुआ। वहीं पूर्वी शाखा से बांग्ला, असमिया एवं उड़िया लिपि का विकास हुआ। तो बात करते हैं कि जिस प्रकार हमने संस्कृत भाषा से देखा कि किस प्रकार संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और हिंदी का आगमन हुआ, और अन्य आधुनिक अपभ्रंश से हमने देखा था कि अन्य आधुनिक भाषाओं का आगमन हुआ। इसी प्रकार ब्राह्मी भी विभिन्न लिपियों से होते हुए देवनागरी लिपि तक पहुंची। अर्थात देवनागरी की यदि आदि जननी की बात करें, माता की बात करें, तो वह है ब्राह्मी लिपि। अर्थात ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का आगमन माना जाता है। यहाँ ब्राह्मी लिपि से ही अन्य सभी आधुनिक लिपियों का भी विकास हुआ। तो यहाँ तक प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि नागरी की किस शाखा से देवनागरी का आगमन हुआ, तो पश्चिमी शाखा से। देवनागरी की सबसे प्राचीन लिपि या कहें भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी गई, तो ब्राह्मी लिपि। तो आप इन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो यहाँ अब हम देवनागरी पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि देवनागरी का नाम देवनागरी कैसे पड़ा, एवं अन्य भी लिपियों का हम विस्तार से देखने जाएंगे कि किस प्रकार किस लिपि को किस भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। देवनागरी के नामकरण पर भी चर्चा करेंगे, देवनागरी में किन किन भाषाओं को लिखा जाता है इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो मित्र लगातार मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं इसी प्रकार जुड़े रहें, आपको सभी महत्वपूर्ण रोचक जानकारी मैं यहाँ प्रदान करता रहूँगा। आज एक शायरी से इस वीडियो का अंत करूँगा कि मित्रों, रंजिशें हैं अगर दिल में, रंजिशें हैं अगर दिल में, तो खुलकर गिला करो,
हमारी फितरत तो ऐसी है कि हम फिर भी हंसकर मिलेंगे। यदि किसी को कोई शिकायत है तो वो यहाँ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव प्रकट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि यह वीडियो सभी को पसंद आए। जिन मित्रों को यह वीडियो पसंद आ रहा है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करके अपने अच्छे और बुरे सुझावों को जरूर प्रकट करें, जिससे कि आने वाले वीडियो में उनमें सुधार किया जा सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।